इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको मैंने आपको पढ़ाया और उससे रिलेटेड सवाल बच्चों ने भेजा है, जिसमें से एक सवाल बच्चे इसको भेजे हैं, प्रॉब्लम उनको आई है कि दो धन आवेश जो परस्पर 10.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग दे रखा है बच्चों 9 माइक्रोकूलाम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको फोर्स दे रखा है 18 न्यूटन का, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है 10.1 मीटर और दोनों आवेशों का योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम। यानी बच्चों सबसे पहले इसमें गिवन देख लो। गिवन में हमको दे दिया आर की वैल्यू 0.1 मीटर और क्या दे दिया, फोर्स दे दिया 18 न्यूटन और Q1 प्लस Q2 आवेशों का योगफल, योग कहा जाता है। कितना, 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम, तो 9 × 10⁻⁻6 कूलाम। अच्छा बेटा, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कैसा है, रिपल्सन का है। रिपल्सन का फोर्स कब लगेगा, जब दोनों चार्ज के नेचर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नेचर सेम होंगे तो उस स्थिति में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। यानी कि जो दोनों यहाँ पे दे रखा है बेटा, धन आवेश कह दिया है, तो दोनों आवेश कैसे होंगे, धन आवेशित होंगे। अब आराम से आप देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे ये Q1 कूलाम का आवेश है, पॉजिटिव तो ऑलरेडी दे रखे हैं, और नहीं देते तो भी हम इससे रिपल्सन बोल रहे हैं, तो या तो पॉजिटिव लेते या तो निगेटिव, दोनों को लेते। यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q2 कूलाम हो गया। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो ये दूरी आपका हो गया R 0.1 मीटर दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो ये वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगा दिया, ये वाला इसके ऊपर इधर लगा दिया फोर्स। आपके पास क्वेश्चन है तो फोर्स निकालना है, हमको निकालना क्या है, Q1 का मान और Q2 का मान। इस सवाल से हमको फाइंड आउट करना है। तो कूलाम ने नियम दिया था कि होता क्या है बच्चों, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अगर एयर है मान लेते हैं, अगर कोई मीडियम न दे रखा हो तो एयर में ही इसको मानते हैं, ठीक है। Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यूज आप रख लेंगे। F की वैल्यू कितनी हो गई, 18, इसका मान 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। हमने Q1 R कूलाम आवेश लिया और दूसरा आवेश Q2 कूलाम ले रखा है। तो यहाँ पे R की वैल्यू दिया है 0.1, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.01 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दिया। अब चलिए 9 दूनी 18 हो गया, इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो ट्रांसफरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इक्वल टू, और ये बटे में आ जाएगा 10⁹ Q1 Q2 आ जाएगा। यानी इसको आप लिख क्या सकते हो कि 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और 3 अंक और आगे बढ़ा दें तो 9 3
12 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं बेटा 20 गुणे 10 के पावर -12 इक्वल टू Q1 Q2। ये बन गया Q1 Q2 का मान निकल गया बेटा। और एक इक्वेशन हमको दे रखा है क्या, Q1 धन Q2 का मान कितना, 9 गुणे 10 टू पावर -6 दे रखा है। अगर ये चीज आप निकाल लोगे तो इसका Q1 Q2 बहुत इजीली वे में होगा। अभी उसको हम बता रहे हैं शॉर्टकट मेथड, ऑप्शनल प्रश्न में आएगा तो लगाना बहुत आसान रहेगा। आप फटाक से हमारे ट्रिक को यूज करिएगा, आप आराम से लगा सकते हो। चलिए अब यहां से मान रख लेते हैं, यानी कि आपका Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू पावर -12 बाई Q1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। Q2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q1 धन Q2 के जगह पर 20 गुणे 10 के पावर -12 बाई Q1, ये आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, तो -6 हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10 टू पावर -12 इक्वल टू, अब ये हर में बचेगा तो इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर -6 Q1। बच्चे यहीं पे प्रॉब्लम में फंसते हैं कि इसका फैक्टर कैसे करते हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए Q1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 प्लस 20 इंटू 10 टू पावर -12 इक्वल टू 0। अब देखिए 20 का ऐसा खंड कीजिए जिसको जोड़ने घटाने पर -9 आ जाए, ठीक है। तो 5 चौको 20, ठीक है। तो दोनों ऋण ले लेते हैं, तो आपका बन जाएगा क्या, Q1 का स्क्वायर -5 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 -4 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 और प्लस 20 इंटू 10 टू पावर -12 इक्वल टू 0। देख लो बेटा, आप गुणा करते हो, -5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6 करेंगे तो 10 टू पावर -12 हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगा क्या, कंडीशंस, तो यहां से कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, Q1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, Q1 -5 इंटू 10 टू पावर -6 और -4 कॉमन हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर -6 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा क्या, Q1 -5 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू 0। दोनों में बेटा आपका कॉमन क्या बन जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में कॉमन हो गया Q1 -5 इंटू 10 टू पावर -6, बचा क्या, Q1 -4 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो Q1 -5 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू 0, या Q1 -4 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस है बेटा यहाँ पे। तो Q1 बराबर क्या होगा, 5 इंटू 10 टू पावर -6, या Q1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -6। अब बेटा देखिए, Q1 का मान इसमें रखेंगे तो Q2 का मान निकल जाएगा, क्योंकि
दोनों का योगफल कितना है 9 इंटू 10⁻⁻6। चलिए रखते हैं, इसलिए किसी एक को रख लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, इसको रखेंगे तो, और दोनों को देखिए जोड़िए तो 5 × 9 हो जा रहा है। इसलिए Q1 का मान रखते हैं अगर 5 × 10⁻⁻6 प्लस Q2 इक्वल टू 9 × 10⁻⁻6, इसको इधर लेके जाएंगे तो Q2 का मान क्या हो जाएगा 5, 9 में से 5 चला जाएगा 4 × 10⁻⁻6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, और यहां से Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा 5 माइक्रोकूलम। यानी Q1 बराबर अगर 5 होगा माइक्रोकूलम तो Q2 बराबर 4, अगर Q1 बराबर 4 रखोगे तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो ये इसके आंसर है। लेकिन अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए बेटा, अगर यही क्वेश्चन बहुविकल्पी में दे दे, देखिए जैसे इसका आंसर दे दे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शनल आपका पेपर में आ गया सपोज करिए, और कह दे कि पहला 6 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम और कितना 2 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और आपका तो मान लीजिए कि ये है सपोज करिए। अब ये ऑप्शनल प्रश्न दे रखा है आपको और यही सवाल है, तो घबराना एकदम नहीं बच्चों। Q1 धन Q2 दिया रहेगा, फोर्स की वैल्यू यहां से Q1 Q2 हमेशा निकाल लेना। अब देखो इसको आप यहां पे कूलम में दिया है तो इसको भी कूलम में ही लेते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻12 है तो इसको छोड़िए, क्योंकि Q1 Q2 करेंगे तो माइक्रोकूलम का 10⁻12 हो जाता है। अब बस आप इस चीज को लीजिएगा, घात में आप -12 कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करने में इस समय ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 20 का ऐसा खंड करो जिसको जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, 20 का, ये आपका 20 है, इसका ऐसा खंड करिए जिसका आप जोड़ करें तो आपका क्या हो जाए 9 आए, और गुणा करें तो 20 आ जाए, ठीक है, वही विकल्प आपका सही होगा। चलिए 20 का खंड करते हैं तो ऐसे योग तो करेंगे तो 6 और 3 9 हो गया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, तो ये तुरंत कैंसिल हो गया। 7 गुना के 14, ये भी कैंसिल, 7 2 9 तो हो जा रहा है, 8 एक कम 8, ये भी कैंसिल। हमको कितना आना चाहिए, योग तो 9 होना ही चाहिए, साथ में उसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 20, तो 5 चौको 20। एक मुश्किल से आप 30 से 35 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शनल प्रश्न आ जाए तो। एक दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले हैं ए और बी, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, और ये एक दूसरे को प्रत्येक पे चार्ज दे रखा है +Q, यानी चार्ज दे रखा है कितना +Q दोनों पे। तो +Q है तो माइंड में हो गया भाई, प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा। आगे बढ़िए, एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स हो गया। अब कर रहा है कि समान आकार का एक तीसरा गोला है, सुचालक गोला C, उसको क्या करता है पहले A से स्पर्श करता है और फिर B से, और फिर दोनों के बीच में उसको क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। पूछ रहा है कि जो गोला C है उस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा और उस वैद्युत बल का डायरेक्शन क्या होगा। इस सवाल को लगाने से पहले बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, फिर अपने आप लग जाएगा सवाल। दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए इस पे Q1 चार्ज है या Q चार्ज है, ये कोई सुचालक गोला है, ध्यान देना बच्चों, और इसके ऊपर अभी चार्ज 0 है या कुछ भी चार्ज, सपोज कर लीजिए। जब तुम दोनों को स्पर्श कराओगे या कनेक्ट करोगे वायर से, तो जो चार्ज होगा वो फ्लो करने लगेगा, किधर से, हाई चार्ज टू लो चार्ज की तरफ, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पे आवेश की मात्रा समान न हो जाए। यानी अब चार्ज फ्लो हो गया, अब ये A मान लो है और ये मान लो कि सपोज करते हैं B है बेटा। अब इनको फिर अलग अलग कर दिया आपने, A और ये B, तो दोनों का औसत कितना हो गया, कुल चार्ज Q 0, इसका Q और इसका 0। अब बट के आएगा क्या, तो आधा करिए बाई 2 यानी Q बाई 2। अब इस चार्ज, इस A पर अब चार्ज कितना बचेगा, Q बाई 2, और इस पर कितना बचेगा, Q बाई 2। यानी ये 0 से बढ़ के कितना हो गया, Q बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया, Q से घटकर Q बाई 2 हो जाएगा। यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस बेसिक्स को अगर आप समझ रहे हो, याद रखना है, कभी भी दो चार्ज पार्टिकल है और उन चार्ज पार्टिकल को पास में आप रख दोगे तो आवेशों का ट्रांसफरिंग होना शुरू हो जाएगा, और आवेशों का जब ट्रांसफरिंग शुरू हो जाएगा तो आवेश तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। तो दोनों में से प्रत्येक पर आवेश की मात्रा कितनी आएगी, इसके लिए हम लोग दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर चार्ज हमको पता चल जाता है। यही फंडा इस सवाल को सॉल्व करा देगा। अगर थोड़ा भी आप ध्यान देंगे इसके अनुसार तो आपका तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सवाल को हम लोग लगाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है बेटा, सवाल में कह रहा है कि आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो दो चार्ज पार्टिकल आपका एक A हो गया और दूसरा आपका B है। कह रहा है कुछ दूरी पे रखे हैं, तो मैंने मान लिया कि R दूरी पे रखा हुआ है। इस पर भी प्लस Q कूलम आवेश है, इस पर भी प्लस Q कूलम आवेश है। तो पहले तो इनके कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां से फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे हमको इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, तो 10⁻⁻5 न्यूटन। तो हमने तुरंत इसका मान रख लिया, इक्वेशन बना दिया 10⁻⁻5, और इसका मान आपको पता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका बन जाएगा क्या, 9 × 10⁻, या इसको ऐसे रख लीजिए, या सॉल्व करना है तो सॉल्व। चलिए अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज लीजिए, एक तीसरा सुचालक गोला हम लोग C ले रहे हैं, C ले रहे हैं और उस गोले पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। उसको क्या कहा, पहले A से स्पर्श कराइए। तो ये आपका गोला क्या है, A है, और ये आपका C है। जब आपने स्पर्श कराया तो इस पे Q बराबर Q था और इस पे Q बराबर 0 था। जब इनको वो स्पर्श करा दिया तो चार्ज अब हो जाएगा Q + 0/2,
यानी प्रत्येक गोले पर q/2 आवेश हो जाएगा। यानी अब इससे आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए पे जो चार्ज आ जाएगा वो q डैश हो जाएगा और q डैश का मान हो जाएगा q/2 ए पे, और सी पे चार्ज अब कितना हो जाएगा सी पे, तो सी पे हो जाएगा q/2 हो जाएगा। पुनः क्या कहा है, पुनः कहा है कि अब ए को से स्पर्श कराने के बाद अब उस सी को बी से स्पर्श कराइए। किससे, बी से। तो ये आपका बी है और ये आपका सी है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना है, तो अब कितना हो गया q/2 चार्ज हो गया। तो टोटल का औसत लेंगे तो q प्लस q/2 बटे में 2 हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा कितना 2q और q 3q/4 हो जाएगा। यानी प्रत्येक पर इतना चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया क्या कि B पे जो चार्ज हुआ उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3q/4, यानी QB डैश इसको कर लेते हैं बेटा, और इसको QA कर लेते हैं तो QA डैश। ठीक है, ये QC आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, QC डैश। अब देखिए C पे चार्ज कितना हो गया, C पे तो QC डबल डैश कितना हो जाएगा बच्चों 3q/4। अब तो हमको मालूम हो गया ना। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि ठीक इनके मध्य में, तो चलिए ये चार पार्ट आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक इनके मध्य में। तो मध्य में रखेंगे तो इसका मतलब है कि यहां पे ये आपका गोला C होगा। तो ये दूरी तो आपका r/2 हो जाएगा, मध्य की बात कर रहा है ठीक बीचों बीच में, तो ये दूरी भी आपका r/2 हो जाएगा। अब देखिए QA पर कितना अब आवेश आपका रह गया है जब उसको स्पर्श करा लिए हैं, तो q/2 B पे कितना चार्ज रह गया है 3q/4, C पे कितना चार्ज है 3q/4, 3q/4। लेकिन ये सब चार्ज है कैसे नेचर में, पॉजिटिव नेचर के हैं। चलिए अब हमसे सवाल कर रहा है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा रिजल्टेंट, क्योंकि इस चार्ज के कारण भी इस पे फोर्स आएगा और इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर फोर्स कार्य करेगा। उसी फोर्स को हमको निकालना है और परिणामी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये भी हमको देखना है। चलिए बच्चों, ए पर पॉजिटिव, सी पर भी पॉजिटिव, तो ए के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो इसको FA से नोट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और बी के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसको FC से FB कर लीजिए। ठीक है, अब दोनों फोर्स ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो पहले दोनों के मान निकाल लें, दोनों में देख लें कौन बड़ा है, तो छोटे वाले की दिशा को क्या कर देंगे बदल देंगे। ठीक है, तो इनके बीच फोर्स निकाल लें, ए और सी के बीच फोर्स निकाल लें, बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लें। ठीक है, और जब देख लें कि कौन उसमें बड़ा है वही तो मेरा नेट फोर्स होगा। तो बड़े के तरफ जैसे करना होगा तो छोटे का डायरेक्शन ठीक तुम बड़े के तरफ कर देना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई, ए और सी के बीच, ए व सी के बीच, ए और सी के बीच फोर्स निकालोगे तो निकलेगा कितना
एफ ए इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का मान डायरेक्ट रख दे रहा है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 तो Q/2 इंटू 3Q/4 और बटे में r का स्क्वायर करेंगे तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, r²/4। अब बच्चों 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3Q का स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो आपका एक ये बना दिशा आपका, इसका क्या हो गया, दिशा भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो दिशा आपका हो जाएगा ए बी दिशा में। थोड़ा सा बच्चों आप रिकॉल कर लेते हैं इधर समीकरण 1 के तरफ, क्योंकि दोनों के सेम चार्ज हैं प्लस क्यू, तो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे प्लस Q1 Q2 यानी Q1 की जगह पर Q, Q1 की जगह पे Q, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁵ या इसको 9 आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 9×5 14 हो जाएगा, बटे में 9 ये नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऋण होगा, तो 9×5 14 ऋण में इक्वल टू आपका हो जाएगा Q² का स्क्वायर। अब देखिए Q²/r का जो स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻14 बटे में 9 है, तो यहाँ पे तो Q²/r² की वैल्यू रख दे बेटा, रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ए इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3/2 इंटू Q²/r² की वैल्यू कितना है, 10⁻14/9, यही तो है। 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो गया और 14 ये करेंगे तो -5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। यह फिर निकल गया बच्चों, यानी इस C पे जो फोर्स इसके कारण लग रहा है उसकी वैल्यू निकल गया। ठीक इसी तरह से B व C के बीच, B व C के बीच आप लगाओगे तो एफ बी आपका कितना निकलेगा बच्चों, 9×10⁻9 इंटू इनका आवेश निकालेंगे तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 बाई r का स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बनेगा कितना बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3×9 Q²/4 r का स्क्वायर। अब Q²/r² की वैल्यू देख लीजिए, हमको मालूम है, रख लेते हैं, तो हो गया कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू बाई 4 है इंटू 10⁻⁻14 बटे में 9, 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4 से इसमें 4 दूना के 8, 1 4 दूना के 8, 2 बचे 10 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। इस फोर्स का जो डायरेक्शन आया उसका डायरेक्शन किधर है, बी से, कहां गया, बी से सी की ओर है, किधर है बच्चों, या बी ए के तरफ है, बी ए दिशा में। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया सेकंड और ये आपका गया थर्ड। दोनों इक्वेशनों में कौन बड़ा है, एफ बी बड़ा है कि एफ ए बड़ा है,
इसका मान है 1.5 गुणा 10 के पावर माइनस 9 और यहाँ पे है 2.25 इंटू 10 टू पावर 9 सॉरी 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन। तो एफ भी बड़ा है किससे, एफ से, चूंकि एफ बी बड़ा है एफ ए से, इसलिए एफ इक्वल टू कितना होगा, सी पर लगने वाला, सी पर लगने वाला नेट बल। तो छोटे को बड़े की तरफ करेंगे तो एफ छोटा है तो इसका दिशा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू जो सी पे कितना बल लगेगा एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2.25 गुणे 10 के पावर माइनस 5 माइनस 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यानी वैल्यूज कितना हो जाएगा अगर घटाएंगे तो 10.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन, या इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा ए के तरफ, गोले ए की ओर। इस तरह से ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार इसको कंपटीशन में भी दे रखा है बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दे रखा है। बड़ी इजली वे से आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए, जब कोई चार्ज है उस चार्ज को आप दूसरे चार्ज के साथ जोड़ोगे तो चार्ज का ट्रांसफरिंग होना शुरू हो जाएगा और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज की मात्रा समान न हो जाए। तो उन पे जो चार्ज आएगा जब उनको अलग अलग करोगे तो दोनों चार्जों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, तुरंत आपको प्रत्येक पर चार्ज निकल जाएगा। इस तरह से मैंने चार्ज निकाल लिया अलग अलग, फिर जैसे उसने कहा है रखने के लिए रख दिया, फिर उसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से ये सवाल आपका लिख गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बच्चों ने भेजा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखा गया, प्लस क्यू, अगर नहीं कहा है तो प्लस क्यू ही लेंगे, रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी एक शीर्ष पर लगने वाला, किसी एक शीर्ष पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो बच्चों आप जानते हो कि जो वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2 होता है, ये आप ध्यान में रखना। सबसे पहले वर्ग का है तो एक स्क्वायर का रचना हम लोग कर रहे हैं, एक स्क्वायर ले रहे हैं। ये स्क्वायर हो गया, इसका शीर्ष A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। इस पर भी A है बेटा, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ठीक है। सब पे आपको पता है चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। प्रत्येक की भुजा कितनी है ए है, वर्ग है तो प्रत्येक की भुजा ए हो जाएगी। और इसका जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा a√2 हो जाएगा, सबको पता है। हमको कहां पे निकालना है, बिंदु डी पर रखे आवेश, तो डी पे कितना आपने चार्ज रखा है Q, कितना चार्ज Q। तो Q चार्ज पे यानी इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स कार्य करेगा यही हमको ज्ञात करना है। तो ठीक एक तरह से आप समझ कर सकते हो कि ये बेचारा अभिमन्यु है और ये महाभारत के
कौरव सेना के वीर योद्धा हैं, इधर सपोज कर लीजिए कर्ण है, इधर सपोज कर लीजिए दुर्योधन है, इधर सपोज कर लीजिए शकुनी है। तो ये सारे लोग क्या किए, अभिमन्यु के ऊपर अटैक कर दिए। तो ये भी इसके ऊपर अटैक करेगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स डालेगा, ये भी इसके ऊपर क्या डालेगा, फोर्स डालेगा। यानी इस चार्ज के ऊपर कुल कितने बल कार्य करेंगे, ए के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बी के कारण भी फोर्स लगेगा और सी के कारण भी फोर्स लगेगा। तो चलिए पहले फोर्स देखते हैं बेटा। ए के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए डी हो जाएगा, निकल गया। बी के कारण जो फोर्स लगेगा बेटा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एफ बी सी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ये बोला। इस सी के कारण जो डायरेक्शन आएगा वो आपका इधर हो जाएगा, एफ सी डी। अब देखिए ये बी कौन है, तो ये एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये भी एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा, और ये भी कितने एंगल का होगा, 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, तो इस बल का इस दिशा में घटक निकालेंगे। ठीक है, तो वो घटक क्या हो जाएगा, एफ सी डी कॉस 45 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए डी कॉस 45। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ सी डी और एफ ए डी का रिजल्टेंट पहले निकाल लें। इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट इसी एफ बी डी पे मिलेगा और दोनों का दिशा एक हो जाएगा। यानी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे एक फोर्स इधर हो गया, एक फोर्स इधर हो गया। ठीक है, ये आपका एफ सी डी हो गया और ये आपका एफ ए डी हो गया। तो इनका, और ये 90 डिग्री के ऊपर कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट तो 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों फोर्स समान है, दूरी समान है, फोर्स समान है, सॉरी दूरी दोनों के बीच का समान है, चार्ज भी समान है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स तो इसके और इसके बीच में लगेगा, इसलिए इनका रिजल्टेंट जो आएगा ठीक इसके बीचों बीच आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आपका निकल जाएगा, यही तो रिजल्टेंट आएगा या इन दोनों का, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया तो इस पे निकल जाएगा F। इसलिए परिणामी निकालेंगे तो एफ नेट निकालिए, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ प्लस एफ बी डी आ जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों। अब इसका एफ कितना निकालेंगे, तो एफ को अगर ऐसे निकालना है तो इसको 45 डिग्री कर दीजिए, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका घटक, इसका रिजल्टेंट अगर आप निकाल रहे हो एफ, तो एफ आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर आप कर दोगे, ऐसे भी लगा सकते हो। तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपान, या डायरेक्ट हम लोग लिख ले 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, बट का होल स्क्वायर अब प्लस 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों समान है, तो हम लोग या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये तो आएगा। और नहीं तो चूंकि आप देख रहे हो कि एफ सी डी इक्वल टू एफ ए डी, दोनों का मान बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हो एफ
तो CD √2 लिख सकते हो भाई। इसके जगह भाई CD लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2FCD का स्क्वायर, तो FCD बाहर हो जाएगा, √2 रह जाएगा। दोनों तरीके से जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यूज आपका क्या हो जाएगा, 1 या 9 गुणे 10 के पावर 9 Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर √2। क्यों, ये वैल्यू ठीक इस वैल्यू के बराबर है। F निकल गया आपका, क्या ऐसे लगाइए, क्या ऐसे लगाइए। अब F निकल गया और FBD और F का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसलिए F नेट क्या हो जाएगा, F नेट आपने लिखा है कितना, F प्लस FBD। FBD का मान थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट बच्चों। FBD कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू Q का स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर। अब मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी आई, 9 गुणे 10 के पावर 9 Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर और प्लस FBD का मान आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, दोनों में कॉमन नोट कर लेते हैं। 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 1/2 हो गया। ये तो आएगा। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, F की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2। तो यहाँ पे आपका छूट गया है √2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2। तो ये आपका आंसरिंग हो जाएगा। डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो FBD दिशा में, यानी B से D, BD दिशा में। तो घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराइए नहीं। पहले देख लीजिए जिस पे पूछ रहा है, सबसे पहले वो पॉइंट को रोक दीजिए और उस पे देखो किसके किसके द्वारा बल लग रहा है। तो इसके द्वारा बल लग रहा है, इसके द्वारा बल लग रहा है, तो दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तुरंत लग जाएगा। और उसका जो रिजल्टेंट आएगा ठीक इसी लाइन पे ड्रॉ करेगा, क्योंकि दोनों के वैल्यूज सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है। इस तरह से नेट निकल जाएगा। या ऐसे न लगा के आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, F इक्वल टू हो जाएगा कितना, FCD cos 45 प्लस FBD और प्लस FAD cos 45। इसी को सॉल्व कर दोगे बच्चों तो भी तुम्हारा वैल्यूज इतना ही आएगा। कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर √2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। अब इसी में एक सोमनाथ मंदिर वाला सवाल दे देगा, उसको भी देख लेते हैं। एक सोमनाथ के मंदिर वाला जो सवाल मैं आपको कह रहा था वो सवाल यही है। उसमें क्या था कि श्री कृष्ण भगवान का एक मूर्ति था, वो हवा में लटके रहते थे, हवा में लटके, और उसके चारों ओर 4 पाए थे, यानी वो मूर्ति संतुलन में थी, यानी उसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स था वो 0। जब आप पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो आप जहां के हैं वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो वो स्थिति कहलाती थी संतुलन के लिए। अगर एक पाया तोड़ दिया गया उसका, क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया, मूर्ति नीचे आ गई। तो ठीक वही क्वेश्चन ये है कि A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में प्रत्येक पर प्लस Q आवेश मुक्त रूप से रखा गया है, तो वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये प्लस वाले हैं, तो इनको भागने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा।
तो सेंटर पे ये डिफिनिट है कि अगर वर्ग के शीर्षों पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसके सेंटर पे उनको संतुलन में बनाए रखने के लिए आपको निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो ऑप्शनल में दो ऑप्शन अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ दे रखा है तो दो तो आपके निकल जाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकते। क्या होगा, दो निगेटिव वाले ऑप्शन होंगे। अब कैलकुलेट करके उनको देख लीजिए, इस तरह से आपकी प्रायिकता सही की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल कहा है कि वर्ग है ए भुजा वाला, ए भुजा वाला आप वर्ग ले लीजिए। ये आपका हो गया, ए है, बी है, सी है और डी। अभी जस्ट हम लोग चाहे तो उस क्वेश्चन से ही सॉल्व इसको कर लेते हैं। यानी सारे बल इसको क्या कर रहे थे, तीनों चार्ज इसको धक्का देके भगा रहे थे। अब ये इधर भाग रहा था, इसको भागने नहीं देना है, तो जितना फोर्स इधर नेट कार्य कर रहा था ठीक उसके अपोजिट फोर्स हम इधर लगा दें तो ये भाग पाएगा बच्चों, नहीं भाग पाएगा। और जब भाग नहीं पाएगा तो ये संतुलन की अवस्था में रहेंगे। वही सवाल है, सेम सवाल, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है। ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। ये इसका केंद्र O हो गया। यहाँ पे आपको कितना चार्ज रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। पहले इसको हम हटा दे रहे हैं बच्चों, पहले देख रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो इस पे फोर्स ए के कारण F1 और सी के कारण मान लीजिए F2 आ गया। F1 और F2 तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसकी प्रत्येक की भुजा सेम है, वर्ग है तो। और चार्ज भी समान है इसलिए F1 और F2 आपस में बराबर, तो इनका रिजल्टेंट आ गया ये F आ जाएगा भाई। F कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि F1 बराबर F2 है तो F बराबर हो जाएगा कितना, F1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। F1 का मान आपका कितना आया, 9 × 10⁹ इंटू Q का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट 2, यानी ये आपका F आ गया बच्चों। अब देखिए इसके कारण इस पे जो फोर्स आएगा उसकी दिशा यही होगी, तो ये हो गया F3। तो F3 आपका कितना आ गया, 9 × 10⁹ इंटू Q का स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 करेंगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये आपका F3 हो गया। अब इनका नेट निकालेंगे, ठीक है। तो F और F3, अब इस पे चार्ज रखिए। मान लिया कि इस पे हमने Q कूलाम आवेश रख दिया, कितना आवेश, Q कूलाम चार्ज हमने इसके ऊपर रखा है। अब ये चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर भी तो फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि इसके कारण ये बल दोनों इधर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इधर जाने से, धक्का देने से रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि उतना ही बल हम इधर लगा दें, F4, ठीक है। तो इस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए संतुलन के लिए, तो संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं
कि F1, चूंकि चार्ज आप निगेटिव ले सकते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, या F प्लस F3 प्लस F4 का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए बच्चों। F4 का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में होगा क्या? यहां पे F का मान कितना आ गया? 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू कितना? क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर लिख देना बच्चों, ए का स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस F3 का मान आ गया कितना? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू का स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, और प्लस इसका मान लिखेंगे F4 का मान कितना आएगा? क्योंकि हम चार्ज अभी पॉजिटिव रख रहे हैं बच्चों, जैसे ले रखे हैं कि Q चार्ज लिया है, ये भी Q है, तो इस पे बाहर की तरफ होगा। लेकिन माइंड में मैंने आपको क्या बता रखा है, ध्यान दिमाग लगाना। हमने कहा कि अगर ये सारे पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे जो भी मान आएगा वो किधर होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर इस चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इसलिए इस डायरेक्शन को हमने आपको समझने के लिए दिखा रखा। अब नेट आपका हो गया 0, तो इसका F4 का मान, अच्छा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समधी भाजित करते हैं, तो OD की का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो a अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपान अंडर रूट 2, ये तो लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 0। सब में कॉमन क्या है उसको ले लीजिए, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 सब में है, क्यू भी सब में है, स्मॉल क्यू ले लेते हैं क्यू, और क्या है बच्चों? क्यू a स्क्वायर भी सब में है, तो a स्क्वायर ले लिया। अब बचेगा क्या? यहां देखिए q अंडर रूट 2 बचा, यहां पे क्या बचा बच्चों? प्लस q अपान 2 बचा, यहां पे क्या बचा? प्लस 2q बचा। देखिए 9 इंटू 10 टू पावर 4 q अपान a स्क्वायर लेंगे तो ये बचेगा इक्वल टू 0। इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 2q इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस q अंडर रूट 2 प्लस q बाई, तो इधर आएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस q बाई 2। इसको ट्रांसफर इधर करेंगे तो q इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए और q भी बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1/2 और पूरे के बटा में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये q आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस q, ब्रैकेट के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हर में भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान 2 प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसका भी बाई 2 इसका भी बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। यानी उसके केंद्र पर इतना आवेश अगर हम रख दें तो बन जाएगा, या इसको आप और एक लाइन बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा q इक्वल टू माइनस q बाई 4 ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, ये इतना कूलाम का आवेश अगर इसके सेंटर पे रख देंगे बच्चों
तो ये चार्ज भाग नहीं पाएगा, ये चार्ज भी नहीं भाग पाएगा, और ये चार्ज भी नहीं भाग पाएगा, ये चार्ज भी नहीं भाग पाएगा, यानी चारों के चारों चार्ज संतुलन की अवस्था में रहेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला संपूर्ण बल का योगफल तुम क्या कर देना, 0 दिखा देना, ये वाला संतुलन के लिए। ठीक है, तुरंत तुम्हारा मान निकल जाएगा। यहां से पहले इन दोनों से निकालना, तो F निकल जाएगा इतना। फिर अगर चाहो तो F4 की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, अगर चाहें तो लिख सकते हैं जो इतना लिखे हैं। और इन सबका योगफल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ये निकाय संतुलन में होगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान बस आपको क्या रखना है कि सभी पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी निगेटिव हो गए तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हाँ बच्चों देखो, जो हम आपको क्या बता दिए थे इसमें, उसको ध्यान देना कि ये जब चारों पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव होगा तो इधर या फोर इधर होगा, लेकिन हम कह रहे हैं इस पे प्लस या क्यू कूलम आवेश रखेंगे तो F4 का तो डायरेक्शन ऑलरेडी पहले इधर ही ले लेना। ठीक है, और इनका योग क्या कर देना, 0 कर देना। ठीक है, लेकिन माइंड सेटअप में रखना है कि अरे यार मेरा F4 तो इधर आएगा, इसलिए देखो जब चार्ज यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर, अगर यहाँ पे निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा ना, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्शन आपको दे रखा है। बच्चे भेजे हुए हैं, अच्छा भी क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थिर है। एक तीसरा बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वो संतुलन में हो, किस दशा में यह संतुलन अस्थायी होगा और किस अवस्था में यह संतुलन अस्थायी होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में चाहे जिस भी राइटर की होगी उसमें आपको मिलेगा। दोनों आवेश कितनी दूरी पे रखे गए हैं, a दूरी पे रखे हैं। तो पहले मैं एक चार्ज a ले रहा हूं और दूसरा b ले रहा हूं, इनको मिलाने वाली रेखा तो यही होगी बच्चों, ये तो है इनको मिलाने वाली रेखा। ये दूरी कितनी है, a है, चलिए भाई a दूरी होगी। इस पे आपका चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है +4e और इस पे चार्ज है +e। अब कहा आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। ठीक है, हम एक तीसरे बिंदु आवेश Q को रखें कि वह संतुलन में हो। संतुलन में कब होगा बच्चों, जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस पर लगने वाले नेट फोर्स का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब मैं अपने माइंड के अंदर ले रहा हूं कि +q चार्ज मैंने ले रखा है। ठीक है, मैंने +q चार्ज यहां पे रख दिया, इससे x दूरी पे, ये C बिंदु है और ये +q चार्ज मैंने रख दिया इस, ये दूरी x है बेटा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a - x हो जाएगी। ये दूरी जब a - x हो गई तो a के कारण इस पर लगने वाला फोर्स अगर पॉजिटिवली हो तो F1 हम ले रहे हैं इधर a के कारण, और b के कारण मैं कौन सा ले रहा हूं, F2 ले रहा हूं। b के कारण क्या ले रहा हूं, F2 ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या ये चार्ज किस मोशन में आएगा, ये चार्ज मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये और ये
दोनों एक दूसरे को अगर निरस्त कर दे बच्चों, ठीक है, तो निरस्त कब करेंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इनकी दिशा है, तो हम देख लिए कि विपरीत है, यानी ये फोर्स का मान और इस फोर्स का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर हो गया। तो उस स्थिति में इस आवेश के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, और जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तो यह किस अवस्था में होगा, संतुलन की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि F1 बराबर F2 कर दीजिए। तो F1 का मान कितना आएगा बच्चों, F1 इसके बीच की दूरी निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू दोनों का चार्ज 4e इंटू क्यू बटे में x का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 निकालिए, b के कारण c पर लगने वाला फोर्स, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू कितना E और Q है, तो E इंटू क्यू बटे में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, QE से QE कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपका बचा क्या 4 बटे में x का स्क्वायर, इस साइड में बचा क्या 1 अपान a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बचा, ट्रांसफरिंग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a बाई 3, कितना हो जाएगा बच्चों 2a बाई 3, यानी a आवेश से प्लस 4e से कितनी दूरी पे अगर हम लोग चार्ज प्लस q को रख देंगे 2a बाई 3 दूरी पे रख देंगे, तो यह चार्ज संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात न तो यह b के तरफ गति करेगा और न तो यह a के तरफ गति करेगा। अब कैसे जानोगे बच्चों कि ये अस्थाई संतुलन है कि अस्थाई संतुलन है? अस्थाई संतुलन का अर्थ ये हुआ कि इस चार्ज को आप उसकी संतुलन की अवस्था से किधर भी अगर आप विस्थापित करो और विस्थापित करके छोड़ दो और पुनः वह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थाई संतुलन। ठीक है, अगर आप उसको विस्थापित करके छोड़ देते हो और वह पुनः संतुलन जहां पे था वहां पे न पहुंचे, तो उसको कहते हैं अस्थाई संतुलन। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए पॉइंटिंग को। यहाँ पे हमने लिया, ये तो आपका प्लस 4e था, ये प्लस e था, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई सपोज करिए, यहाँ पे रखा गया, यानी ये हो गया 2a बाई 3 दूरी, तो ये दूरी जाहिर सी बात है कितने हो जाएगा a बाई 3 दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी कितना है a है, तो यहाँ पे आप अगर प्लस q चार्ज रखें, कितना भाई प्लस q चार्ज, ठीक है, अब प्लस q चार्ज रखे हो, अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ा दे रहा हूं, चाहे इधर बढ़ाइए चाहे किधर भी बढ़ा के थोड़ा देखिए, अगर इसको हम लोग, ये तो फिक्स है स्थिर है, ठीक है, प्लस 4e और प्लस e, अब 2a बाई 3 के जगह पे थोड़ा और अधिक दूरी, मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है ऐसे, जहां पे हमको संतुलन की स्थिति मिली है, उससे थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे विस्थापित करके चार्ज को छोड़ दिया प्लस q चार्ज, तो देखिए होगा क्या, इनके बीच की दूरी घट गई कि नहीं गई, दूरी घटेगी तो फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो F2 का डायरेक्शन इधर है F2,
और F1 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई, तो F1 आपका कम हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि F2 बड़ा हो गया किससे, F1 से, यानी F2 का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और F1 घट रहा है। तो इसके ऊपर नेट बल क्या हो जाएगा, F नेट किधर हो जाएगा बच्चों, F2 माइनस F1, और उसकी दिशा किधर हो जाएगी, उसकी दिशा इस साइड में हो जाएगी F नेट की। तो यह क्या कर रहा है, इस जब इसको छोड़ दोगे तो इस चार्ज को इसकी माध्य स्थिति की ओर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी इसको संतुलन की स्थिति में ले जा रहा है ये फोर्स, अर्थात ये अवस्था कहलाएगा अस्थायी अवस्था। कैसी अवस्था कहलाएगा, इस स्थिति में ये अस्थायी होंगे। दूसरा कंडीशन यही का देख लीजिए, अगर ये चार्ज में निगेटिव ले लिया होता बच्चों, तो चलो यहीं पे ऊपर ही देख लेते हैं, यहीं पे आ जाइए जगह है तो। ये +4e हो गया, ये +e हो गया। हमने अस्थाई संतुलन की स्थिति देखा पहले, तो हमारा यहाँ पे चार्ज +q रखा तो संतुलन में रहा, तो ये हो गया 2a/3 दूरी, ये दूरी आपकी हो गई a/3। अब देखिए अगर ये माइनस चार्ज मैंने ले लिया होता, कितना चार्ज, माइनस चार्ज रहा होता, सपोज करिए अगर ये माइनस चार्ज रहता तो उस स्थिति में क्या होता, ये इसकी कंडीशन होती, ये +4e और ये +e। सपोज करिए इसको मैं फिर यहीं पे थोड़ा सा विस्थापित कर देता, और जब मैं इधर विस्थापित करता तो ये +e है, ये माइनस चार्ज आपने दे रखा है -q, ठीक है। तो होगा क्या, प्लस और ये माइनस, तो F1 आपका इधर हो जाता और F2 आपका किधर हो जाता, F2 तो आपका इधर हो जाता, इस साइड में हो जाता भाई, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच इधर बल कार्य करता। अब देखो ये दूरी बढ़ा, ठीक है, दूरी बढ़ाया तो F1 का मान क्या हो जाएगा, कम, और F2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक। यहाँ पे भी आप देखते हो कि F2 बड़ा हो गया किससे, F1 से बड़ा हो जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो F2 माइनस F1 होगा तो फोर्स, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी ये चार्ज तो और इधर भागने लगेगा, क्या अपने माध्य स्थिति में आएगा, नहीं आएगा भाई। अगर इसको छोड़ोगे तो ये वाला चार्ज तेजी से खींचने लगेगा इस चार्ज को, तो ये तो इससे आके सट जाएगा, अर्थात ये वापस अपनी माध्य स्थिति को या संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा अस्थायी संतुलन, ठीक है। तो ये अगर ये निगेटिव आया होता तो ये अस्थायी संतुलन होता। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहाँ पे संतुलन की कंडीशन है, और यहाँ पे संतुलन की कंडीशन अस्थायी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करो आराम से दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर ले लो, कहीं पे रख दो चार्ज, मान लो कि एक आवेश से कुछ दूरी होगा, पूरी दूरी दिया जाएगा तो दूसरे आवेश से उसकी दूरी निकल जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण F1 बाहर की तरफ और इसके भी कारण F2 बाहर की ओर। अब इस कब ये संतुलन की ओर स्थिति में होगा, कब ये मोशन नहीं करेगा, जब इस पर लगने वाला नेट बल 0 हो जाए, अर्थात ये दोनों बल आपस में क्या हो जाए, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत है। इस स्थिति में इसको सॉल्व कर दोगे तो दूरी